हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। आई मीन ट्रेडिंग पर्पज से निफ्टी कहाँ पे ओपन हुई, कैसे मार्केट एकदम से फॉल करा 300 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद से कुछ रिकवरी भी हुई, ऑलमोस्ट 150 120 125 पॉइंट की रिकवरी भी हुई क्लोजिंग के आसपास। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मार्केट ओपन हुआ था उसी टाइम, ऑल्दो मैंने कल थोड़ा सा बताया था बट उस टाइम पे मैं एक्टिव था तो मैंने कुछ शेयर किया था अपने सोशल साइट। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है वो 25,500 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो 25,380 का प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो जाएगा। और आज का अगर हम लो देखें तो ऑलमोस्ट 25,327 के आसपास बना हुआ था। ठीक है, बट उसके बाद से छोटी सी रिकवरी भी आई। 460 के आसपास क्लोजिंग आई है, 460 450 के आसपास। तो अभी हम निफ्टी पे एक डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ठीक है, ऊपर साइड में ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। इस लेवल पे जब भी निफ्टी आ रही है यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और नीचे साइड में इस जोन पे एक बाइंग का प्रेशर है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस जोन के आसपास बाइंग का प्रेशर बने, क्योंकि इसके प्रीवियस देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है इसी ट्रेंड लाइन पे बाई आया हुआ है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ही आसपास। तो ये हमें शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में अगर निफ्टी 24,000 के आसपास आती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली लो देखें इसका, जो कि ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास लगा था 24,680 के आसपास, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके रुक गया था और फिर वहाँ से एक रिवर्सल आया था। फिर 26,000 भी गई थी, 26,330 के आसपास। फिर वहाँ से नेक्स्ट अभी सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो अभी निफ्टी जो है 25,424 के आसपास क्लोजिंग हुई है आज। और अभी बहुत टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1400 पॉइंट दूर है। 1400 क्या, 1,000 पॉइंट दूर है 24,400 से। तो आने वाले टाइम में कैसे निफ्टी रिएक्ट कर सकती है उस पर हम बात करते हैं। तो अभी अगर हम ये इसके प्रीवियस ट्रेंड लाइन को छोड़ दें तो इस ट्रेंड लाइन में हमें दिख रहा है कि एक डबल बॉटम टाइप बन रहा है। ठीक है, और बार बार यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ से भी रिजेक्शन आया है। ऑल्दो यहाँ से एक रिवर्सल आ गया था बट उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने के बाद से सस्टेन नहीं कर पाई और फॉल कर रही है। ठीक है, तो अगर ये फॉल आता है और इस लेवल पे, मतलब ये जो लेवल है 24,600 से 24,400 का लेवल, ये काफ़ी क्रूशल है। अगर इस लेवल को निफ्टी जैसे आ रही है अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, 24,400 24,600 का लेवल, तो फिर हमें जो फर्दर फॉल है वो बहुत ही डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। और वो जो एक जोन में था 24,400 से 26,000 का जो रेंज था पिछले एक साल में, वो ब्रेक हो सकता है। अब वो ब्रेक होगा या नहीं आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी मार्च में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी देखें तो यूएस ईरान का एक बहुत खतरनाक केओस चल रहा है और यूएस ने इवन इंडियन एम्बेसी ने भी एक प्रेस रिलीज़ किया था जो भी वहाँ पे रहते हैं उसके लिए। तो अगर कुछ वहाँ पे इंटेंस होता है तो मार्केट में फर्दर करेक्शन होएगा और इस करेक्शन में 24,400 और फिर 24,000 आ सकता है निफ्टी। अभी निफ्टी देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है 24,000 का, अगर सपोज 24,000 पे आने के बाद से रुक जाती है तब तो अच्छी बात है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको मंथली पे देखते हैं तो मंथली कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो मंथली कैंडल पे हमें ये जो लेवल है ना 24,600 से 24,400 का, यही एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद से अगर मार्केट में फर्दर फॉल हुआ तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डबल टॉप बन रहा है मार्केट में। तो डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं इस लाइन पे। यहाँ पे बना, फिर इस जोन पे, फिर इस जोन पे, और इसका जो मेन एरिया दिख रहा है सपोर्ट का वो दिख रहा है 24,500 मतलब 24,400 से 24,600 के आसपास। तो इस लेवल पे अगर निफ्टी ब्रेक कर जाती है, ठीक है, 24,400 का लेवल, तब हमें मतलब टू बी ऑनेस्ट 23,000 और फिर 22,000 तक निफ्टी जा सकती है। बट ये एक मतलब लॉन्ग टर्म बेट हो गया। यहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी वो तो बात की बात है, क्योंकि पिछले साल
मतलब पिछले के पिछले साल जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था 26,000 से, तो उस टाइम भी मुझे लग रहा था कि 22,000 के नीचे भी जा सकती है, मतलब 22,000 से 20,000, 21,000, इवन 19,000 तक भी जा सकती है। और कुछ लोगों ने तो मतलब पोस्ट भी कर दिया था कि 19,000 आने वाला है, बट मार्केट 22,000 के ऊपर 22,000 टच करके फिर रिवर्स हो गई थी। तो अभी क्या है कि अभी जैसे सिनेरियोज बन रहे हैं और जैसा दिख रहा है, तो 24,400 एक क्रूशल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नो डाउट हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 22,000 भी देखने को मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और तो देखते हैं कि इस वीक क्लोजिंग कैसे होती है। मतलब इस वीक अभी 3 सेशन बचे हुए हैं, इसके बाद से नेक्स्ट वीक जो है, मतलब मंथली कैंडल जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो काफ़ी क्रूशल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एक 2 दिन की क्लोजिंग ठीक-ठाक हुई है, बट अभी 3 दिन जो हैं, उसकी क्लोजिंग कैसे होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा वीकली कैंडल देखें, तो वीकली कैंडल में हमें दिख रहा है कि अगर ये लेवल जो है 24,750 से 24,500 का लेवल, मतलब 24,500 या 24,600 ही लेते हैं, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अगर आने वाले 2-3 वीक में इस लेवल के आसपास आ जाता है, तो फिर ये ईज़िली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देखें तो हम यहाँ पे एक बार ये रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है? तो सेकंड टाइम जब आएगा, तो ये ईज़िली ब्रेक करने के लिए आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा-सा ऊपर जाए 24,800, 25,000 या 25,200 तक। फिर जो सेकंड टाइम हिट करेगा ना, वो ईज़िली ब्रेक करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हिट इसके नीचे आ जाए, ठीक है? फर्स्ट टाइम इसके नीचे आ जाए, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाने की तैयारी कर ले। हो सकता है कि 24,000 या 24,200 आने के बाद से 24,600, 24,800 को एक बार फिर से रिटेस्ट करे, फिर वो नीचे आए। तो कुछ भी हो सकता है, और 2-3 सिनेरियोज़ हैं, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कैसे चल रहा है। ऑल्दो 24,600 काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। देखते हैं कि ये कितने टाइम तक सस्टेन रखता है। निफ्टी में अगर कल के लेवल की बात की जाए, तो कल का जो लेवल रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा 25,530 के आसपास, ये पहला सपोर्ट लेके चलेंगे। और जो रेजिस्टेंस है दूसरा, वो है 25,730 के आसपास, ठीक है, कल के लिए। क्योंकि आज देखें तो आज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुकी है निफ्टी, और अभी देखें तो अभी इस जोन पे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब रिसेंट सपोर्ट। तो अगर कुछ भी फर्दर फॉल होता है ना, तो बहुत बड़ा फॉल होगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, तो मतलब 25,380 का जो लेवल है, अगर इजीली ब्रेक कर जाता है, ऑल्दो आज ब्रेक हो गया था, 327 तक गया था लो, बट उसके बाद से एक रिवर्सल आया, 400 के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है, जो 25,350 के आसपास, तो फिर हमें कल के दिन ही हो सकता है कि 25,000 और 25,200 का रेंज देखने को मिल जाए। तो अ, इस लेवल को काफ़ी क्लोजली वॉच कीजिए, 25,380 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, फिर हमें 250-300 पॉइंट का फॉल इजीली दिख सकता है कल के लिए। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी नेगेटिव था, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का फॉल था। और कहीं ना कहीं इसी रीज़न से निफ्टी भी गिरा था, क्योंकि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ही चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो जॉब 48,400 का इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। अगर इस लेवल को हम देखें, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमें 48,000 का लेवल दिख सकता है डाउ जोन्स में। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव ही हैं। तो एच की बात करें तो एच भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास डाउन था, 3952 के आसपास क्लोजिंग आई है। इसमें भी अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है, वो 3752 दिख रहा है, और उसके बाद से 3200 के आसपास। और चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये लेवल जो है ब्रेक करेगा। और बाकी ये आने वाले टाइम में कितना फॉल करता है, ये देखने वाली चीज़ होगी। अभी हाल फिलहाल के लिए देखें तो 3752 का एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। जीआरएसी भी ऑलमोस्ट डाउन था 1.2% के आसपास। अगर हम डिफेंस स्टॉक देखें, डिफेंस सेक्टर देखें, तो बजट के बाद से बहुत ज़्यादा फॉल करा है, ठीक है। बजट में हर किसी का एक्सपेक्टेशन था कि मतलब बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए बढ़ा के होगा, ऑल्दो बढ़ा हुआ है, बट उतना सफिशिएंट था, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इस रीज़न से डिफेंस के जितने स्टॉक्स हैं, अगर आप फैब में देखोगे, ठीक है, एक फैब के आसपास,
तो वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, मतलब 2800 गया था, 2800 से अभी 2400 पे आ गया है, ठीक है। ऐसे ही एचएल के साथ था, 4500 46 सॉरी 4800 तक गया था, 47 4800 के आसपास, फिर वहाँ से 3900 तक आ चुका है। तो ये जितने भी इवेंट होते हैं ना, इसमें यही रीज़न है। मतलब इवेंट जो होते हैं इसमें रहता है कि अगर फेवर में नहीं गया तो ऐसे ही एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम ग्रेफाइट इंडिया देखें तो ग्रेफाइट इंडिया पे बहुत पहले मैंने दिया हुआ था, अभी देखें तो 800 का टारगेट है इसमें, और अभी 683 के आसपास चल रहा है। रिसेंट हाई ऑलमोस्ट 700 के आसपास था, ठीक है। और अगर ये 1000 मतलब 800 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद से 1083 का। अगर हम थोड़ा सा और देखें मंथली कैंडल पे, तो मंथली कैंडल पे हमें दिखेगा कि ये इस ट्रेंड लाइन पे बॉटम बना चुका है, और आने वाले टाइम में ये 800 और फिर 1080 के आसपास जा सकता है। सेम सेक्टर में दूसरा स्टॉक था HEG का, ठीक है। ऑल्दो इसका ब्रेकआउट का वेट करते करते अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, बीच में यहाँ था 664 के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे भी आ गया, अभी 564 के आसपास आ चुका है। इसमें भी सेम टारगेट रहेगा 902 के आसपास, अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है और 700 तक जाता है, तो 700 पे अगर चला जाता है तो फिर इसमें 900 के आसपास टारगेट। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल भी नीचे आ चुका है 743 के आसपास। अभी रिसेंटली इसका जो हाई था 1100 के आसपास था, और बहुत पहले मैंने बताया हुआ था कि 1000 1100 जा सकता है, जब ये 600 के आसपास था तभी से, ठीक है। तो अभी देखें तो अभी एक बार फिर से 743 के आसपास आ चुका है, और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूँ तो ये है एंजल वन। एंजल वन पे भी बहुत पहले हमने बात की थी, बट अभी क्या है कि अभी ये थोड़ा सा ना एक जोन में ही है, ठीक है। तो ये जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये इसी में ट्रैप रहेगा। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले टाइम में कब ब्रेकआउट कब आता है इसमें। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटल, और 2800 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है 2800 के ऊपर, तब इसमें जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 3500 फिर 3700, और उसके बाद से ये ऐसा स्टॉक है कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब 2 से 2500 पॉइंट तक जा सकता है। जो इसका अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो 4500 से 5000 के आसपास, मतलब यहाँ से 2x हो सकता है। अभी कैनरा बैंक देखें तो 157 के आसपास चल रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 200 और 240 तक जा सकता है इजीली, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखें तो दो सेक्टर्स ठीक ठाक चल रहे हैं, एक मेटल और एक बैंकिंग सेक्टर। तो अभी देखें तो अभी इस महीने FII ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। और अगर हम DII की बात करें तो DII ने ऑलमोस्ट इस महीने 13,000 करोड़ के आसपास बाइंग की है। अगर हम ईयरली चलें तो इस साल ऑलमोस्ट 2 महीने में 82,000 करोड़ की बाइंग की हुई है DII ने। और ये जो बाइंग है 2021 से स्टार्ट है, मतलब 2020 में सेलिंग हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद से अभी बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में देखें तो 2024 में 5,26,000 करोड़, 2025 में 7,88,000 करोड़, और मुझे लगता है कि इस साल मतलब 2026 में अगर कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो अगर मार्केट में डीप करेक्शन या क्रैश नहीं हुआ, तो ये जो नंबर्स है ना 10 लाख करोड़ तक ईजिली पहुंच जाएंगे। और आने वाले टाइम में मतलब मुझे लगता है कि 2030 तक 18 से 20 लाख करोड़ का DII का ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल प्रोजेक्शन है, कोई किसी और का नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है। पता है एक चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे मतलब बहुत बड़ी गलती क्या ब्लंडर हुई, वो ये हुआ कि अगर कैपिटल गेन को, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ किया जाता, मतलब जो अभी 12.5% के आसपास है उसको हम 6 या 7% तक लेके आते ना, तो मतलब मार्केट में मैसिव बूम आता। और जो अभी FII की सेलिंग दिख रही है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाती, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता। अगर आपको किसी एक
तरफ जैसे सीतारमन का कहना है या फिर जितने भी गवर्नमेंट हैं या फिर सेबी रजिस्टर्ड हैं या फिर जो फिन इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ऑप्शन डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेंट को कम करना है तो ठीक है, वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा दिया, ठीक है, बट उसका ऑप्शन भी तो रहना चाहिए ना। आप लॉन्ग टर्म में भी टैक्स बढ़ा रहे हो, एसटीटी भी बढ़ा रहे हो, और उसके बाद से डेरिवेटिव सेगमेंट भी एक तरीके से बहुत हार्ड कर रखा है। मतलब एक तो वहाँ पे ऐसे ही पैसे बनाना ईजी नहीं है। मतलब जो डाटा है, 100 में से 9 लोग, 8 लोग, 9 लोग ही पैसे बना रहे हैं, और उसमें भी इतनी सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि एसटीटी हो गया, एसटीसीसी हो गया। तो इसके बाद से भी जो पैसे बना रहा है वो टैक्स तो पे करेगा ही, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए अगर एलटीसीजी को थोड़ा सा कम किया जाता तो काफ़ी बेटर होता, बट ये भी नहीं किया गया। ये रीज़न भी है। वहीं पे अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग में या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग में, तो क्रिप्टो में भी है। अभी मैं देख रहा था कॉइन डीसीएक्स का, ठीक है। तो उसने क्या स्टार्ट किया है कि अभी उसने जो यूएस के स्टॉक्स फ्यूचर थे जैसे नैस्डैक वगैरह का, उसने स्टार्ट कर दिया है कि जैसे आप यूएस फ्यूचर भी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है, बट इसके और डिसएडवांटेज हैं। जैसे मैं क्रिप्टो में भी मैंने ट्रेडिंग की है। क्रिप्टो में जो ब्रोकरेज है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 5-6 लाख से ट्रेड करते हो, इवन 1 लाख से भी ट्रेड करते हो, तो मान के चलो कि 2 से 3 हज़ार तो मिनिमम ब्रोकरेज जाएगा ही जाएगा। आप एक लॉट पे ही बाई करो। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है कि जैसे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो, मार्केट ऑर्डर पे करते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा लगता है, लिमिट ऑर्डर पे कम लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन क्या है ना कि मेन अभी जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, ठीक है, क्रिप्टो में जाएंगे, या फिर जो, तो उनके लिए कुछ खास ऑप्शन होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अभी अगर हम जीडीपी की बात करें, तो जो Q4 का रिज़ल्ट आने वाला है जीडीपी का, वो काफ़ी क्रूशल होगा। ऑल्दो रिज़ल्ट आने से कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है। सब कुछ अच्छा रहा, जीएसटी का इतना अच्छा, मतलब एक रिबेट मिला, डिस्काउंट किया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बट उसका फ़ायदा भी हमें नहीं मिला, मतलब मार्केट में तो वो दिखा ही नहीं, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि जो Q4 का जीडीपी है वो कितना आता है। Q3 का तो 8.2% के आसपास आया था, बट Q4 का कितना आता है। तो अभी एसबीआई की भी रिपोर्ट आई हुई है 24 के आसपास, 24 तारीख को, कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो 8.1 से ग्रो करने वाली है, और Q3 में, ठीक है। और अभी हमने देखा कि मतलब Q2 के आसपास, ओके, 27 तारीख को रिलीज़ होगी, और यहाँ पे हमें दिख रहा था, सॉरी एक सेकंड, 27 तारीख कब है यार, 27, आज 24 है। मतलब आज एसबीआई की रिपोर्ट आई है और ये पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठा है। तो मेन चीज़ मैं देखना चाहता था कि मतलब ऑटो सेल में कितना, तो 2025 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 45,000, सॉरी 45 लैक्स व्हीकल्स सोल्ड हुई हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से 5.7% ज़्यादा है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो जीएसटी रिडक्शन का था, ठीक है। उसके बाद से सिर्फ अक्टूबर में ऑलमोस्ट 4.6 लाख गाड़ियाँ सोल्ड हुई थी। उसके बाद से अगर हम देखें, वैसे ये डाटा काफ़ी पुराना है, 2026 में 26% ज़्यादा हमने सेल की है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये ग्रो कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी डिटेल में बात करते हैं ऑटो पे। एक स्पेशल वीडियो मैं देखता हूँ थोड़ी और डेप्थ में बात करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।